1 ohm आए तो आपको पता है you have to connect them in parallel. This should be done in the parallel. Okay, when 2 ohm, each of 2 ohm resistors are connected in parallel, so the equivalent resistance will be 1 upon 2 plus 1 upon 2. You will get the 2.2 कट हो जाएगा 1 ohm, तो 1 upon R equivalent is equals to 1 ohm. तो R equivalent की वैल्यू भी 1 upon 1 का मतलब भी 1 ही ohm होता है, so that would be 1 ohm. Got it? 1 ohm. So that should be the answer should be parallel. Do the second question, please. Do the second question, beta, please. What should be the answer of the second question? Please tell me. $47 तो सीरीज में हो जाएगा. Okay. Tanishka, please solve this question. Sayyed, Yusuf, Ikra, Ilma, everyone, please solve this question. Five, sir. 5 ohm. 5 ohm. Do everyone understood how this 5 ohm comes? किस तरह से ये 5 ohm आया है? Yes, sir. Okay. तो सभी को आप अगर कनेक्ट करेंगे, if you start connecting the all 1 upon 12 plus 1 upon 15 plus 1 upon 20, when you add all of them, okay, so in that case 1 upon 20, then you will get what is the LCM of all of them? 60. 60. Okay, 60. So 12 5s are 60, 15 4s are 60, and 23 is 60. So 1 upon R equivalent is this. So R equivalent कितना आ जाएगा बोलिए? That would be 60 upon this will reciprocal. 5 plus 4 9, 9 and 3 12. So when you cut it, you will get 5 ohm. So R equivalent is equals to 5 Sir? ohm. जी सर वो आप डेरिवेशन समझा सकते हैं पैरेलल का? अभी पहले ये करो. Do question number fourth. Sorry, do question number third first. Third. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी बोलिए. So parallel. Okay, parallel, it is correct. So because since we need to get the 1 ohm as an equivalent resistance, and the high and the lowest resistance is of 2 ohm. If you want to get the lowest, means the answer lesser than 2, the least ohm, the least resistor, the value of the least resistor, then you have to connect them all in parallel. मतलब क्या कहा मैंने कि अगर आपके पास आपके पास बहुत सारे रेजिस्टर्स गिवन है, उसमें सबसे छोटा रेजिस्टर है, सपोज कीजिए इसमें जैसे एग्जांपल में 2 ओम दे रखा है, तो अगर आपको 2 से कम आंसर चाहिए तो आपको सबको पैरेलल में लगाना पड़ेगा. तो आपको अगर 1 चाहिए तो जो कि सबसे कम है, तो यू नीड टू ऐड ऑल ऑफ देम इन पैरेलल. ओके, गॉट इट? तनिष्का, मुझे आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी. Yes, sir. ओके, गॉट इट.
चलो क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई कीजिए। 8 and 1.5 ohm. हम्म, 8 and 1.5। कितनी क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं रेजिस्टेंस की, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, जब आप इन दो रेजिस्टर्स को यूज करके बनाएंगे तो दो ही तरीके हैं इन दो रेजिस्टर्स को यूज करने के। एक तो है कि आप इनको पैरेलल में कनेक्ट कर लीजिए और एक है सीरीज में। तो सीरीज में तो पता है डायरेक्टली 8 ओम आ जाएगा, लेकिन पैरेलल में कितना आएगा बोलिए? 1.5 ओम। 1.5 ओम या 3/2 भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। 1.5 ओम। तो अंडरस्टूड? यस सर। ओके, moving to the next is question number 5। do question number 5। do question number 5। do question number 5 please। 1 2.5 लड़का देख रहा सर डायग्राम पूरा दिख सकता है क्या? बिल्कुल। अरे यार मैंने डायग्राम ही तो छुपा रखा था। एक मिनट। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। बताइए कितनी होगी? टोटल रेजिस्टेंस तक तो आप कर ही सकते थे, फिर आपको ए भी बताना है कि ए की वैल्यू कितनी है। बोलिए बेटा। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए एंड? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मतलब इतना 1.6 वन 1.6 एम्पियर। एंड दैट ऑफ टोटल रेजिस्टेंस 2.5 2.5। वेरी गुड। तो ये बहुत ही सिंपल है। आप पहले इसको और इसको मिला करके दोनों को क्या कीजिए, पहले 5 ओम को ऐसे ले लीजिए और दोनों को, ये वाले रेजिस्टर को नीचे, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक रेजिस्टेंस बना लीजिए। वो कितना आ जाएगा? वो भी 5 ओम आ जाएगा। तो जब दो 5 ओम के रेजिस्टर्स आपस में पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो कितना आता है बोलो वैल्यू? बोलिए कितना आता है? बोलिए। 2/5 नहीं 5.2 1/5 प्लस 1/5, तो 1/r इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/5। तो ये कितना आ जाएगा? दैट विल बी 5.2। तो r इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी 5/2/5, दैट विल बी 5.2, दैट 2.5 ओम। ठीक है, 2.5 ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब आपको निकालना है कि एम्पियर मीटर की कितनी होगी। तो आपको पता है आई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है आर इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट, वी इक्विवेलेंट अपॉन आर इक्विवेलेंट। तो यू कैन राइट v की वैल्यू कितनी है? 4/2.5। आगे डेसिमल लगा लीजिए यहाँ पे। व्हेन यू गॉट इट यू विल गेट 1.6 ओम, सॉरी 6 एम्पियर। गॉट इट? समझ आया? यस सर। यस सर। डू एवरीवन अंडरस्टूड? ओके ओके, क्लियर हो गया ना सबको? ओके, ओम रजिस्टर्स भी कनेक्ट हो चुका है, ये भी हो चुका है। ओके चलिए,
तो अभी हम लोग ने ये पढ़ा है, हम लोगों का पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था आइसोमेरिज्म, and that we have also discussed. So we have hopefully covered up this whole 2 chapters. Okay, we will going to continuously discuss that. Now we shall be going to study the reproduction chapters. Up to here we have studied. Let's move further. Okay, so reproduction chapter को पढ़ते हैं हम लोग ध्यान से. Okay. सर बस एक पैरेलल का डेरिवेशन हो जाए. अच्छा, एक पैरेलल का डेरिवेशन हो जाए. चलो मैं समझा देता हूँ पैरेलल का डेरिवेशन कैसे होता है. एक मिनट. देखो पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है बेटा, बोलिए. आई हैव टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू कि पैरेलल में कुछ ना कुछ तो चीज सेम रहती है. बताइए क्या चीज सेम रहती है पैरेलल में, बोलिए. जब मैंने बहुत सारे रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट, पोटेंशियल डिफरेंस. potential difference remains same, you knows very well. Okay, so if the potential difference remains same, then in that case you will be given कि सपोज कीजिए कि हमने ये कुछ रेजिस्टर्स हैं, ईच ऑफ आर ओम या R1 R2 अलग अलग के ले लेते हैं हम लोग. ओके, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, और मैं मान लेता हूं कि इस तरह से ये Rn रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलल में. Rn R3 R2 R1. ओके, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है, इट इज 1 वोल्ट. ओके, सो V वोल्ट इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है. तो हम लिखेंगे जो चीज सेम रहती है ना उसको हमें इक्वेट करना होता है, और जो चीज सेम नहीं रहती उससे मतलब उसी से हम लोग को बनाना होगा. तो क्या चीज डिवाइड करती है, बोलिए. करंट डिवाइड करता है ना, बोलिए करता है कि नहीं करता. यस सर करते हैं. तो लिखेंगे हम लोग वी नो भी लिखेंगे इन पैरेलल connections the potential difference remains same but the current divide. करंट क्या करता है बेटा, डिवाइड करता है. तो अच्छा करंट डिवाइड करता है तो फिर उससे क्या होता है, कुछ तो होता होगा. तो करंट डिवाइड करता है तो हम लिखेंगे कि आई नेट जो होगा पूरा टोटल मिला करके, वो मान लेते हैं यहाँ से आई गया करंट आई, तो यहाँ पर ये डिवाइड करके I1 में हो गया. फिर I1 यहाँ इस रेजिस्टर में I2 करंट गया, इसमें I3 करंट गया, इसमें IN करंट गया. तो मान लेते हैं कि आई नेट जो होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस सो ऑन करके प्लस IN. अच्छा, क्या चीज सेम रहेगी हर रेजिस्टर्स में, तो आपको पता है कि हर एक रेजिस्टर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहने वाला है. तो ठीक है, हम मान लेते हैं कि इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस V है, इसमें भी V है, और इसमें भी, जितने भी हमारे पास है सब में हमारे पास दैट इज V है. सब में, सभी में हमारे पास V पोटेंशियल डिफरेंस है. सो अगर मैं बोलता हूँ कि इस रेजिस्टर में कितना करंट होगा, तो मैं बोलूंगा कि I1 करंट, इस वाले रेजिस्टर में जो ये पहला वाला है I1 करंट I इक्वल्स टू V अपॉन R होता है. तो I1 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी इक्वल टू V तो सेम है अपॉन R1. समझ आया, समझ आया. यस सर. I2 will be equals to V upon R2. I3 is equals to V upon R3. IN is equals to V upon RN. So on, इस तरह से लिख सकते हैं. तो यहाँ पे I1, I2, I3 सबकी वैल्यू पुट कर दो. That would be V upon R1 plus V upon, राइट से लिखते हैं हम लोग, V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3 plus so on V upon RN. That is I. अब आप क्या करेंगे, V कॉमन. तो V कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 एंड सो ऑन करके प्लस V अपॉन RN कर लीजिए. ठीक है, अब ये V नेट है और ये भी वोल्टेज भी, ये भी नेट वोल्टेज है जो पूरे सभी में सेम रहेंगे. तो अगर ये सभी में सेम रहेंगे तो इसको आप नीचे लेके आ जाइए. तो V नेट अपॉन R नेट, सॉरी I नेट अपॉन V नेट is equals to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3 and so on करके 1 upon Rn.
अब आपको पता है कि आई वी सॉरी आर इज इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, लेकिन यहाँ पर क्या है आई अपॉन वी है, उल्टा है। सो अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर लेता हूँ तो आर इक्वलेंट को तो ये हो जाएगा 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू आई अपॉन आई नेट, या 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू आई नेट अपॉन वी नेट हो जाएगा। सो बस कुछ नहीं करना, आप लिख देना इसी को ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर इसको रेसिप्रोकल करके आप लिख दीजिए 1 अपॉन आर नेट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री एंड सो ऑन करके 1 अपॉन आर एन हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? ये हो गया डेरिवेशन। गॉट इट? यस सर। सैयद, आर यू देयर? यूसुफ, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। यूसुफ, Yes, sir, I'm here. ओके, यू अंडरस्टूड? Yes, sir. अगर हम लोग को पैरेलल में निकाल सीरीज में निकालना होता तो हम लोग क्या लेते हैं? सीरीज में क्या चीज डिवाइड करता है? वोल्टेज। तो आप लिखते हैं यहाँ पे V नेट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V, और फिर V की फॉर्म में ये चीज इधर आ जाती, तो ये V होता है V1 इज इक्वल टू I सेम रहता है तो I R1 I R2 I R3, और फिर हम लोग I कॉमन ले लेते हैं, उस तरह से हो जाता है। समझ आया? समझ आया? Yes, sir. ओके। Yes, sir. सर मैं वेटिंग रूम में आप एंटर कर सकते हैं क्या? तुम वेटिंग रूम में, तो फिर यहाँ पे क्या कर रहे थे? वही मतलब अभी इससे लीव कर रहा हूँ। So now moving to the next part is if you are going to do इस तरह क्वेश्चन, अगर आपके पास सेम तरह के रेजिस्टर्स होते हैं, जैसे सपोज कीजिए आपके पास सब सेम है, R1 R2 अलग अलग नहीं है, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1। अब R1 लिखने की जरूरत नहीं है आपको, तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर एंड सो ऑन करते करते 1 अपॉन आर n टाइम्स दी आर, जितना भी होगा। तो अगर ये n रेजिस्टर्स है तो आप R ले लीजिए, और ये जो भी नंबर आएगा प्लस कर करके आप, ठीक है। सो यहाँ पर तो ये सब प्लस करके कितना आ जाएगा, दैट वुड बी n आ जाएगा। यानी अगर ये 5 हुए तो ये 5 आ जाएगा, अगर ये 6 हुए तो ये 6 हो जाएगा, जो भी n की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं। तो 1 अपॉन आर इक्वलेंट, ये किसके लिए? इफ ऑल रेजिस्टर्स आर ऑफ सेम ओम या सेम रेजिस्टेंस, सब सेम रेजिस्टेंस के, तो ये आ जाएगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आर ईच, ठीक है। तो आर इक्वलेंट कितना हो जाएगा? आर इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसको भी रेसिप्रोकल कर दीजिए उसको भी, तो दैट वुड बी आर ईच अपॉन n। समझ आया आपको? गॉट इट? यस सर। गुड, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये तो हो गया हमारा। अब अभी हम लोग को पढ़ना था दैट वी वर स्टडीइंग दी बायोलॉजी रिप्रोडक्शन चैप्टर। चलिए रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। वेट अ मिनट। सो अप टू हियर वी हैव स्टडीड, हम लोगों ने रीजनरेशन पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन, मल्टीपल फ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा था, बडिंग हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है, बडिंग इन ईस्ट, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके थे। ये मैंने, तनिष्का तुम लोगों ने भी पढ़ा है ये स्पोर फॉर्मेशन, रीजनरेशन, फ्रैगमेंटेशन? No, sir. नहीं पढ़ा? चलो आज इसको ही पढ़ते हैं फटाफट से। देखो हम मुझे पता है कि आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा। आप लोगों ने पढ़ा है यहाँ तक, यू हैव स्टडीड अप टू हियर की वेरिएशन क्यों होती है। मैं शुरू से समझा देता हूँ फटाफट से, जहाँ से हम लोगों ने पढ़ा है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म की को गिव राइज करने की कैपेबिलिटी रखता है, उसको हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। रिप्रोडक्शन के सबसे बड़े फायदे ये होते हैं कि रिप्रोडक्शन हमें एक तो एंश्योर कराता है कि वी आर नॉट गोइंग टू एक्सटिंक्ट, एंश्योर कराता है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, और सबसे बड़ा फायदा जो होता है रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, यानी चेंजेस आते हैं इंडिविजुअल्स में, और उन चेंजेस आने की वजह से हमें सर्वाइवल एडवांटेज मिलता है, ठीक है। अब ऐसा चेंज क्यों होता है रिप्रोडक्शन आने से, वेरिएशन क्यों आती है, बदलाव, चेंजेस?
तो क्योंकि रिप्रोडक्शन जो होता है वो डीएनए कॉपिंग की वजह से, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है तो डीएनए कॉपिंग होती है, और अगर डीएनए कॉपिंग होती है तो ठीक है, मैं यहाँ पे ठीक है, इफ देयर इज डीएनए कॉपिंग टेकिंग प्लेस, तो अगर डीएनए कॉपिंग है, ठीक है, इफ द डीएनए कॉपिंग इज टेकिंग प्लेस, तो इन दैट केस, एक मिनट, सो उस केस में अगर मैं बात करता हूं, अगर डीएनए कॉपिंग है तो उस केस में जब भी डीएनए कॉपी होता है तो डीएनए कॉपी होते वक्त हमेशा नया डीएनए जो होता है वो पहले वाले डीएनए से थोड़ा बहुत चेंज होता है। ऐसा क्यों होता है? इसकी वजह एक है, इसलिए होता है क्योंकि डीएनए कॉपिंग एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, और कभी भी कोई बायोकेमिकल प्रोसेस 100% एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होता। तो जब कोई भी बायोकेमिकल प्रोसेस is I'm audible? Is I'm Yes, audible? sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, wait a minute. I was it. कभी host कौन है? Who is the host now? Tanishka is the host ना? Okay. तो चलिए, सो अभी हम बात करते हैं कि ये रिप्रोडक्शन की वजह से ऐसा होता है। अब रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो इसलिए इसको बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, और ध्यान से इसकी क्लासेस सारी अटेंड करनी है। कोई पढ़ाई का कोई भी पार्ट होता है तो उसको एकदम सीरियसली पढ़ते हैं एकदम, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पर बात कर रहा था कि रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो उसकी वजह से, डीएनए कॉपिंग की वजह से उसमें कोई ना कोई चेंजेस आते हैं, और जब चेंजेस आते हैं तो आपको सर्वाइवल एडवांटेज मिलती है, ठीक है। तो ये इस वजह से अब रिप्रोडक्शन भी दो तरह से होता है। मैंने बताया था आप लोगों को कि दो तरह से रिप्रोडक्शन होता है। एक होता है जब एक सेल, सिंगल सेल डिवाइड करके दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है। दिस टाइप ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड माइटोसिस। माइटोसिस, इस तरह के डिवीजन को हम लोग माइटोसिस बोलते हैं। माइटोसिस से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होते हैं वो बहुत हद तक आइडेंटिकल होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि इसमें डीएनए कॉपी तो हुआ है और थोड़ा बहुत वेरिएशन तो होगा, लेकिन ज्यादा वेरिएशन नहीं आते हैं एज कंपैरिजन टू द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि हाफ ऑफ द डीएनए इज ऑफ मेल पेरेंट एंड हाफ ऑफ द डीएनए इज ऑफ फीमेल पेरेंट, और ये दोनों मिलकर के बनाते हैं एक नया सेल जिसके पास होता है जाइगोट, जिसको हम लोग जाइगोट बोलते हैं, जिसके पास पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं। ये क्योंकि मैं पहले आपको डिस्कस कर चुका हूं, दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस वन इन शॉर्ट ओनली। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो व्हाट वुड हैपन इफ डीएनए इज नॉट कॉपीड प्रॉपर्ली। अगर डीएनए सही से कॉपी नहीं होता तो फिर क्या होगा? तो बेटा अगर डीएनए सही से कॉपी नहीं होता है तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपने किसी एक दूसरे सॉफ्ट मशीन के मतलब में एक दूसरा सॉफ्टवेयर आपने अपलोड कर दिया है, तो बिल्कुल सही से काम नहीं करती। तो सेल डीएनए का मेन फंक्शन जो होता है वो सेल को सही से उसके फंक्शंस को परफॉर्म करना है, और सेल के जो मेटाबॉलिक या हम बोलेंगे उसके सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, गोल्जी बॉडीज हैं, तो ये सब जितने भी होते हैं ना बेटा, ये गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब के सब इस डीएनए के अकॉर्डिंग डिजाइन होते हैं। तो अगर डीएनए ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं तो उसकी वजह से सेल अपरेटस रिजेक्ट कर देता है कॉपीड डीएनए को, और सेल अल्टीमेटली डाई कर जाता है, ठीक है।
और या फिर कुछ ऐसा भी होता है कि कई बार ऐसा भी होता है कि ज्यादा वेरिएशन नहीं आई, मतलब थोड़ा बहुत ही डीएनए चेंज हुआ है, तो कई बार म्यूटेशन भी आ जाता है। और म्यूटेशन आने की वजह से सेल इम्प्रॉपर फंक्शनिंग करने लग जाता है, जैसे कैंसरियस सेल्स होते हैं, वो भी इसी तरह से होता है कि डीएनए सही से कॉपी नहीं होता किसी रेडिएशन की वजह से। तो कैंसर्स के जो सेल्स होते हैं उसके अंदर भी कुछ इसी तरह से होता है कि जो डीएनए कॉपी डीएनए है वो सही से काम नहीं कर पाता, तो फिर वो मिस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग सेल को काम करने के लिए बोलता है, और उसके अकॉर्डिंग सेल डिफरेंट तरह का फंक्शन करने लग जाता है, और फिर वो अल्टीमेटली रिजल्ट करता है सेल की इम्प्रॉपर फंक्शनिंग। तो ये क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ तो इसलिए मैं इसको नहीं डिस्कस कर रहा हूँ ज्यादा। सो यहाँ पर एक वो है आपको समझाने के लिए कि राइट अ नोट ऑन हाउ रिप्रोडक्शन हैज बीन वेरिएशन अमंग दिस ऑर्गेनिज्म, कि रिप्रोडक्शन से किस तरह से वेरिएशन होता है। सो यहाँ पर लिखा है कि व्हेनेवर रिप्रोडक्शन टेक प्लेस, जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो देयर मस्ट बी डीएनए कॉपिंग टेक प्लेस, तो डीएनए कॉपिंग हो गई होगा। और सिंस डीएनए कॉपिंग इज डन बाय बायोकेमिकल प्रोसेस, डीएनए कॉपी कैसे होता है, बायोकेमिकल प्रोसेस से होता है। और ये जो बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं ये हर एक कंडीशन में सेम तो नहीं रह सकते ना। अगर आपके पास सेल है और आपने, हो सकता है कि आज आपने डिफरेंट खाना खाया, हो सकता है कि आपका टेम्परेचर अलग हो, बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल सेम रहता है, लेकिन चलो मैं मान लेता हूँ हाइड्रेशन कंडीशन अलग हो सकती है, पानी की अवेलेबिलिटी कम और ज्यादा हो सकती है बॉडी के अंदर, मतलब डिफरेंट कंडीशंस पे, मतलब हर हर वक्त सेम कंडीशंस नहीं रहती। बायोकेमिकल प्रोसेस एकदम एक्यूरेट और रिलायबल नहीं हो सकती क्योंकि बॉडी के अंदर हमेशा सेम कंडीशन नहीं रहती। तो जो कॉपी डीएनए होता है वो 100% एक्यूरेट एंड रिलायबल नहीं होता है। सो द कॉपी डीएनए जो होगा वो ओरिजिनल के जैसा सिमिलर तो होगा बट नॉट 100% एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट नहीं होगा। मतलब एक्यूरेट तो होगा लेकिन ऑलवेज, मतलब सॉरी, हम बोलेंगे कि वो कैसा होगा, इट विल बी सिमिलर बट नॉट 100% एक्यूरेट एंड एग्जैक्ट टू इट्स पेरेंट। सो माइनर चेंज इन डीएनए, छोटा सा चेंज आना डीएनए की वजह से कॉज करता है वेरिएशन, उसकी वजह से वेरिएशन आ जाएगी। क्यों आ जाएगी वेरिएशन, बोलो तनिष्का, क्यों आ जाएगी वेरिएशन, बोलिए, बताइए मुझे वेरिएशन क्यों आती है, डीएनए कॉपिंग होने से वेरिएशन क्यों आती है, सब पढ़े मुझे और जवाब दें, बोलिए बोलिए भाई। Sir, because no biochemical process is 100% accurate, हाँ, तो उससे क्या होता है, तो वो सिमिलर नहीं होता। हाँ तो सिमिलर नहीं होता तो वेरिएशन होती है ना। ठीक है, अच्छा वेरिएशन ज्यादा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्यों होती है, ज्यादा एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन क्यों नहीं होती। दो पेरेंट्स सेक्शन Sir, में होते because हैं of और हाँ हाँ बोलो बोलो। involvement of two people. हाँ, दो दो इन्वॉल्वमेंट होता है किसका, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो उनका 50% डीएनए जो होता है मेल पेरेंट का होता है, 50% डीएनए फीमेल पेरेंट का होता है, तो हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेल पेरेंट्स, हाफ ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फीमेल पेरेंट्स, सो दैट्स व्हाई जो ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं दे आर गोइंग टू हैव मच वेरिएशन एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ। अच्छा ये वेरिएशन मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेरिएशन वेरिएशन गिव सर्वाइवल एडवांटेज, वेरिएशन गिव सर्वाइवल एडवांटेज। आप मुझे एग्जांपल देके बताइए किस तरह से वेरिएशन जो है वो सर्वाइवल एडवांटेज को प्रमोट करती है, बताइए किस तरह से वेरिएशन सर्वाइवल एडवांटेज को प्रमोट करती है, कोई आइडिया, हाउ डू वेरिएशन अमंग द इंडिविजुअल प्रमोट्स सर्वाइवल एडवांटेज, बोलिए मुझे एग्जांपल दीजिए कोई भी, मैंने समझाया आप लोग को, बोलिए फटाफट से। जैसे पहली कोई है जो मुझे एग्जांपल देगा, इकरा, इल्मा, रिदा, तनिष्का, सैयद, यूसुफ, किस तरह से वेरिएशन बदला और चेंज आना सर्वाइवल एडवांटेज देता है। सपोज कीजिए कि हमारे पास रेड बीटल्स है, ठीक है, रेड बीटल्स में जो रेड कलर है उसके लिए भी डीएनए रेस्पॉन्सिबल होगा कि नहीं होगा, बोलिए हाँ या ना। आपकी बॉडी का स्किन, आपकी बॉडी का जो कलर है या आपके जो हेयर्स हैं, आपकी आईज के जो कलर है, ठीक है, या फिर एवरीथिंग के लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल होता है, यानी वो हर चीज के लिए डीएनए रेस्पॉन्सिबल है।
तो रेड बीटल अगर है हमारे पास तो उसका भी जो कलर होगा वो उसके लिए रेड होने के लिए भी तो डीएनए रेस्पॉन्सिबल होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? Yes, sir. Yes, sir. अगर डीएनए रेस्पॉन्सिबल होगा तो सपोज कीजिए डीएनए में चेंज आया, कॉपिंग की वजह से डीएनए में चेंज आया, और चेंज आने की वजह से किसी वजह से जो रेड कलर के लिए जहां पर रेस्पॉन्सिबल था वहां पर चेंज आने की वजह से सपोज कीजिए वो ग्रीन कलर का हो गया, तो ग्रीन कलर के होने से उससे क्या फायदा हुआ? ग्रीन कलर के होने से उसे ये फायदा हुआ कि जो ग्रीन कलर है उसको कैमोफ्लेज एडवांटेज मिलती है, छुपने की एडवांटेज मिलती है। तो बीटल्स जो कीड़ा है वो दैट कैन हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम इट्स प्रेडेटर, छुप जाएगा। लेकिन रेड वाला जो होगा वो दूर से ही दिखाई देगा, क्रो वगैरह को, जो क्रो वगैरह होते हैं खाते हैं उनको, तो उसको दिख जाएगा, तो उसको वो इजीली खा सकते हैं, प्रे बन जाएगा उनका। तो रेड वाले जो होंगे वो इजीली खत्म होते चले जाएंगे, दे कैन बी इजीली प्रेडेटेड, वो इजीली प्रे बन जाएंगे। लेकिन जो ग्रीन वाले होंगे वो दिखाई नहीं देंगे, दे कैन इजीली हाइड देमसेल्फ फ्रॉम द देयर प्रेडेटर। तो मिला ना सर्वाइवल एडवांटेज, बोलो। अगर वो रेड हमेशा के लिए रेड ही रहे तो, समझ आया? Yes, sir. डू एवरीवन अंडरस्टूड कि रेड बिटल और ग्रीन बिटल का क्या केस है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो इस तरह से हमें रेड बिटल्स, ग्रीन बीटल होती हैं? हाँ होते हैं, चेंजेस आने के बाद हो जाते हैं ग्रीन। बहुत सारी जगह आपने देखा होगा ना, जो हाइड करने के लिए तुमने देखा होगा कि अपने आप को कैमोफ्लेज, जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है कैमेलियन भी अपने आप को चेंज करता है, और जो बहुत सारी चीजें जो है अपने कलर को चेंज कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरनमेंट इन ऑर्डर टू हाइड देमसेल्फ, ठीक है, फ्रॉम देयर प्रेडेटर। हम भी चेंज करते हैं ना, हमें भी एक जो आर्मी होते हैं, आर्मी के लोग भी अपने आप को पत्तों वगैरह के अंदर हाइड कर लेते हैं ताकि दूर से दिखाई ना दे, तो वो भी तो ऐसा करते हैं ना। सो इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे नो गैमेट्स। अच्छा, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में तो मैं सिंपल बोलूंगा, तो आपको पता ही है कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसमें किसी भी तरह से दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं होती है। एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म डिवाइड कर जाएगा दो पार्ट में, और जब ये डिवाइड करेगा तो एक डीएनए पहले कॉपिंग करेगा, फिर अपना एक और डीएनए, फिर ये दो पार्ट में डिवाइड कर जाएगा, मतलब दिस विल गोस टू दिस वन एंड दिस वन। सो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं माइटोसिस डिवीजन, याद रखिएगा माइटोसिस। 2n क्रोमोसोम्स को, अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। एक्चुअल में सपोज कीजिए कि एक हमारे अंदर जो सेल्स होते हैं वो उनके पास, सभी के पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, चाहे हमारा आरबीसी सेल हो, चाहे व्हाइट ब्लड सेल हो, चाहे प्लेटलेट्स हो, चाहे कार्डियक सेल हो, इट मे बी द मसल सेल्स, इट मे बी एनी काइंड ऑफ सेल, किसी भी तरह का सेल हो। तो अगर वो सारे के पास 46 क्रोमोसोम्स है और वो सेल्स आपस में डिवाइड करके अपने ही जैसा कोई सेल बना रहे हैं, तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज कंसिडर्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस 46 से 46 अगर मिल रहा है डायरेक्ट तो इट विल कंसिडर्ड एज माइटोसिस। माइटोसिस और माइटोसिस डिवीजन में सबसे इंपॉर्टेंटली जो आपको समझना है वो ये है कि इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, और इस तरह के उसको हम लोग बोलते हैं 2n क्रोमोसोम। 2n मतलब ट्वाइस। और अगर 46 से कोई एक ऐसा सेल से, जो हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, स्पेशलाइज सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो मेनली हमारे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होते हैं, जैसे मेल्स में टेस्टिस एंड फीमेल्स में ओवरीज। वहां पर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो डिवाइड करके 46 की जगह 223 के दे देंगे। और जब ये 223 के, सपोज कीजिए ये फीमेल्स में है और ये मेल्स में है, तो मेल्स में भी ऐसे ही होगा कि एक सेल ऐसा होगा जो 46 का होगा, जब वो डिवाइड करेगा तो इट विल गिव्स यू 223। सो इस तरह के डिवीजन जब 46 से 23 आता है तो इस तरह के डिवीजन को हम लोग बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस, समझ आया? और इस तरह के क्रोमोसोम या इस तरह के सेल्स को हम लोग बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड, वी कॉल इट हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल्स इनको हम लोग एन से जानते हैं। और ये वाले जो होते हैं 46 वाले, इनको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। डिप्लॉइड सेल। और ये होते हैं 2n। समझ आया? समझ आया बेटा? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो मुझे एक तो बात डिप्लॉइड सेल कितने होते हैं? डिप्लॉइड इज 46 और हैप्लॉइड इज n होते हैं।
मतलब हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आते हैं। जब ये 23 मिल जाएंगे तो जाइगोट बनाएंगे, then will be going to have the 46 क्रोमोसोम। तो बताइए जाइगोट डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉइड होगा? बोलिए, जाइगोट डिप्लॉयड होगा कि हैप्लॉइड होगा? डिप्लॉयड। हैप्लॉइड होगा कि डिप्लॉयड होगा? मुझे आवाज नहीं आ रही, तेज बोलो। 23 मिलके 46 बनाया तो डिप्लॉयड नहीं हो गया बेटा? n ये रहा तो मिलके 2n हो गया ना, तो दिस विल बी डिप्लॉयड। समझ आया? यस सर। पक्का? अच्छे से समझ आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए तो अभी हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और अच्छे से। तो अभी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन लोअर एंड प्रिमिटिव। जो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो जनरली लोअर ऑर्गेनिज्म में होता है। हमारे सेल्स में भी कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो ब्रेक करते हैं और गिव राइज करते हैं न्यू सेल्स को। वहां पर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई सेल्स टूट करके नया सेल बन रहा है तो वहां पर एसेक्सुअली वो नया सेल को गिव राइज करेगा, और वहां पर जो डिवीजन होगी दैट विल बी माइटोसिस। टी और डब्ल्यू से याद रखना, 2 में 2 होता है और माइटोसिस में भी 2 टी होता है। तो 2n होता है, ये मतलब माइटोसिस मतलब फुल से फुल मिले, ठीक है? तो याद रखिएगा माइटोसिस मतलब 46 से 46 मिले। अगर 46 से हाफ मिल रहा है तो मियोसिस हो जाएगा, उसमें टी नहीं आएगा। समझ आया? समझ आया? यस सर। Yes, sir. ओके, सो अभी जो हमारे पास रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से, एसेक्सुअल और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें लोअर सिंपल प्रिमिटिव होता है और लेस वेरिएशन आती है। ये मैंने आपको बता दिया लेस वेरिएशन क्यों आती है, बिकॉज यू नोज वेरी वेल, बिकॉज ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सिंगल पेरेंट रीजन। अब टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हमारे पास बहुत तरह के होते हैं। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर हमारे पास इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म जनरली डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पार्ट्स। ये दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड, सॉरी दो या दो से ज्यादा पार्ट में डिवाइड कर जाता है। ईच एबल टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, जो हर एक नए ऑर्गेनिज्म बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। समझ आया? जैसे अभी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर ध्यान समझना, अभी हम लोगों ने फिजन को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फिजन में हमारे पास इस प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म डिवाइड करता है 2 हाफ्स में बाय सिंपल माइटोटिक डिविजन्स। माइटोटिक क्यों लिखा मैंने? इसलिए लिखा क्योंकि माइटोसिस में 46 से 46 बनेगा और बोथ द ऑर्गेनिज्म रिसीव इक्वल जेनेटिक मटेरियल। दोनों में बराबर बराबर जेनेटिक मटेरियल आता है एंड बोथ ग्रोस एज न्यू इंडिविजुअल, और दोनों नए इंडिविजुअल की तरह ग्रोस करते हैं। इसलिए हम ये भी बोलते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं वो अमर होते हैं एक तरह से, क्योंकि ये कभी मरेगा ही नहीं। ये इसको तुमने डाला इसमें तो फिर ये मतलब डिवाइड करके अपने 2 पार्ट बना देगा, फिर ये भी फिर से रिग्रो करके मतलब अपना तो आप हमेशा ही रहेगा ना, एक तो हमेशा ही रहेगा, तो ये कभी मरता ही नहीं है, ऑलवेज ग्रोइंग होता है। तो अगर मैं बात करता हूँ बोथ ग्रोस एज न्यू इंडिविजुअल, नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करते हैं। जैसे ये इसको ग्रो कर जाएगा, फिर ये ग्रो कर जाएगा, फिर ये ब्रेक करके इस तरह से हो जाएगा। जैसे अमीबा और पैरामीशियम में ये सब होता है। समझ आया? बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? बाइनरी फ्यूजन में सिंपल एक ऑर्गेनिज्म सबसे पहले अपना डीएनए कॉपी करेगा, फिर डीएनए कॉपिंग करने के बाद वो 2 पार्ट में न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा, और उसके बाद जो भी सेल ऑर्गेनल है वो डिवाइड करके 2 नए ऑर्गेनिज्म में डिवाइड कर जाते हैं। मतलब इस तरह से डिवीजन हो जाएगा और ये अलग अलग हो जाएंगे। समझ आया? यस सर। Yes, sir. बाइनरी फ्यूजन इज सिंपल, ठीक है? इसके बाद होता है हमारे पास मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में जो प्रोसेस होता है, द पेरेंटल बॉडी डिवाइड्स एमाइटोटिकली। कैसे डिवाइड करती है बेटा? एमाइटोटिकली डिवाइड करती है। एमाइटोसिस मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको, और मतलब विद इन द सेल सेवरल टाइम द न्यूक्लियस डिवाइड, और ये एडवर्स कंडीशन में होता है। एडवर्स कंडीशन मतलब ऐसी कंडीशन जब फेवरेबल कंडीशन नहीं हो, बाहर अच्छी कंडीशंस नहीं होती हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेल के अंदर बहुत बार एक ही सेल डिवाइड करता रहता है और बहुत सारे सेल्स हो जाते हैं, और फिर बाद में एकदम से वो सब जगह फैल जाते हैं। तो इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स एमाइटोटिकली टू प्रोड्यूस स्मॉल न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाने के लिए। लेटर ईच न्यूक्लियाई करेक्ट सम साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म, नए ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। एग्जांपल प्लाज्मोडियम आ गया मल्टीपल फ्यूजन। तो एक बार जरा हम लोग इसको देख लेते हैं बाइनरी फ्यूजन, और एक बार हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं ढंग के साथ ना। सो वेट अ मिनट प्लीज स्टूडेंट्स, मैं एक बार इसको वीडियो से हम लोग देखते हैं। 1 मिनट दीजिए मुझे।
शादी के पहले asexually by binary fission. Amoeba reproduces asexually by binary fission. Binary fission is a type of asexual reproduction in which the fully grown parent cell splits into अरे two, दिख नहीं रहा. two new daughter अच्छा cells. सॉरी, At the time of binary fission, the amoeba withdraws pseudopodia and becomes spherical in shape. The nucleus splits longitudinally and divides into two daughter nuclei. These daughter nuclei move towards opposite poles. This is followed by the elongation of the parent cell. A fissure appears in the middle of the cytoplasm between the two daughter nuclei, dividing the cells into two equal halves. Thus, two daughter amoebae are produced from a single parent. One of them has the original contractile vacuole, while the other develops a new one. The entire process of binary fission is completed in less than half an hour, but this time varies with temperature. गॉट इट, समझ आया किस तरह से बाइनरी Yes, फिशन. sir. ओके, एक बार हम लोग और देखते हैं, फिर मल्टीपल फ्यूजन. कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल फ्यूजन में भी जो सेल है वो बहुत बार जो है डिवाइड करता है विद इन द सेल. सेल डिवाइड विद इन द सेल सो मेनी टाइम्स. मलेरिया में प्लाज्मोडियम जो होता है वो इसी तरह से डिवाइड करता है. प्लाज्मोडियम जो मलेरिया हो जाता है वो भी कुछ इसी तरह से होता है. So let me show you the division of cell. Multiple fission. During the unfavorable conditions. In multiple fission, many individuals are formed from a single individual. This type of reproduction starts during the unfavorable conditions with the formation of a protective covering around the cell called cyst. Inside the cyst, the nucleus of the cell divides repeatedly, producing many nuclei. Each nucleus is surrounded by a small amount of cytoplasm. In this way, many daughter cells are produced within the cyst. Onset of favorable conditions, the cyst breaks up and many small daughter cells are liberated, each forming a new individual. Malaria parasite, Plasmodium, is the common example which reproduces by the multiple fission. In Plasmodium, by the process of multiple fission, a single cell can produce 1,000 daughter cells, each of which develops into a new organism. Now you got it? समझ आया? Yes sir. तरह से ये नए सेल्स में प्रोड्यूस्ड होता है. ठीक है, सो हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पर. ओके, तो ये हमारे पास था कि प्लाज्मोडियम में फेवरबल कंडीशन में कई बार मतलब सेल्स जो है वो बहुत सारे सेल्स में, एक न्यूक्लियस जो है वो बहुत सारे सेल्स में डिवाइड करता है माइटोटिकली एंड प्रोड्यूस अ स्मॉल न्यूक्लियाई. लेटर ईच न्यूक्लियस कलेक्ट सम साइटोप्लाज्म एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल. ठीक है, तो वो बहुत बार ऐसा होता है. ठीक है, चलिए उसके बाद बडिंग तो कोई मुश्किल चीज नहीं है. बडिंग को तो आप इसीलिए समझ लेंगे. तो बडिंग एक आउटवर्ड ग्रोथ है. मैं इसको बोलूंगा कि ये पूरी पीपीटी आज आपको भेज दें सर. ठीक है, आई विल सेंड दिस टू यू, सो डोंट वरी अबाउट दिस पीपीटी. सो अभी हम बात करते हैं कि यहाँ पर जो बडिंग है, बडिंग में नॉर्मली एक आउटवर्ड ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है. ठीक है, आउटवर्ड ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है. जैसे कुछ फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, हाइड्रा, तो हाइड्रा एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक आउटवर्ड ग्रोथ प्रोड्यूस हो जाती है. और ये आउटवर्ड ग्रोथ कुछ दिन के बाद इस पेरेंट बॉडी से, जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, ये बर्ड कुछ दिन बाद पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो जाती है एंड फॉर्म्स अ न्यू इंडिविजुअल. In this process, the parental animals produce an outward growth called bud, जिसको हम लोग bird बोलते हैं. Later, this bird get detached from the parent's body
ये पेरेंट्स बॉडी से डिटैच हो जाती है एंड बिहेविंग एज अ न्यू ऑर्गेनिज्म, और इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है. फॉर एग्जांपल हाइड्रा विच इज अ फ्रेश वाटर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, तो हाइड्रा के अंदर ऐसा होता है. समझ आया कि एक आउटवर्ड ग्रोथ जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं, नॉर्मली पेरेंट बॉडी से एक आउटवर्ड ग्रोथ निकल जाएगी जिसको हम लोग बर्ड बोलते हैं. फिर कुछ दिन बाद ये बर्ड जो है वो मैच्योर होती रहती है इस पर, और जब ये पूरी फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो ये डिटैच हो जाती है अपनी पेरेंट बॉडी से एंड स्टार्ट बिहेविंग एज अ न्यू इंडिविजुअल. समझ आया? एवरीवन अंडरस्टूड? ये तो बहुत ही सिंपल था. चलिए, अब क्या होता है, बडिंग ईस्ट में भी होती है. ईस्ट क्या होता है बेटा? ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस होता है जो कि फायदेमंद भी होता है, और इसको हम लोग जनरली यूज करते हैं किसमें? अपनी ब्रेड मोल्ड बनाने, ब्रेड में. ब्रेड जो ब्रेड होती है उसके अंदर हम लोग थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं जिससे वो बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है फ्लोर में, और फिर जब हम उसको बेक करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप हो जाती है, और एस्केप होने पर नॉर्मली वो उस ब्रेड को फिर स्पॉन्जी बना देती है. मतलब जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड थी पहले, वहां से वो ट्रैप मतलब निकल जाएगी, और फिर उस जगह पर एयर गैप्स रह जाते हैं, मतलब गैप्स रह जाते हैं, उसकी वजह से वो स्पॉन्जी हो जाती है. सो ईस्ट बडिंग की अगर मैं बात करता हूँ तो बडिंग एक यूनिसेलुलर फंगस है, सॉरी ईस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है जिसमें एक टॉप पर एक छोटा सा स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल बर्ड. फिर ये बर्ड ग्रो करती है, मैच्योर हो जाती है, फिर उसके बाद एक और नया बर्ड इसके ऊपर आ जाता है, और फिर उसके ऊपर एक और बर्ड आ जाएगा. ये 3-4 बार ये साइकिल प्रोसेस करती है, और उसके बाद ये सब अलग अलग हो जाएंगे. दे विल गेट डिटैच एंड विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ऑर्गेनिज्म बना. समझ आया? तो बडिंग इज आल्सो फाउंड इन ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट. ईस्ट क्या है बोलो जरा मुझे फटाफट से बताओ, ईस्ट क्या होता है? बोलिए ईस्ट क्या होता है, बोलो. व्हाट इज ईस्ट? यूनिसेल्युलर Cellular फंगस. fungus. यस, ईस्ट बेटा क्या होता है? यूनिसेलुलर फंगस होता है. तो जब ईस्ट प्रोड्यूस होता है बडिंग के थ्रू तो स्मॉल प्रोजेक्शन अराइज होता है एट द टॉप. ठीक है, और फिर उसके बाद उस बर्ड के ऊपर विच फर्दर ग्रोस एंड फॉर्म्स बर्ड, अनदर बर्ड. उसके ऊपर एक और बर्ड आ जाएगी. लेटर अ न्यू बर्ड अराइजेस ऑन द प्रीवियस बर्ड. एक बर्ड के ऊपर एक और बर्ड आ जाएगी. दिस प्रोसेस कंटिन्यूज फॉर 3 to 4 टाइम्स. ये प्रोसेस 3 से 4 बार होता है, और आफ्टर दिस these bird get detached and forms new individual. तो फिर ये birds क्या कर जाएंगे? डिटैच कर जाएंगे, और क्या बनाएंगे बेटा? बोलो. They will form a new individual. Got it? समझ आया? Yes, sir. Yes, पक्का? sir. ओके बेटा, ओके, लेट्स मूव फर्दर. तो देखना चाहोगे वीडियो इसकी बर्डिंग ईस्ट में, या फिर आगे चले? बोलो हाँ या ना, बोलो. दिखाना चाहते हैं, दिखा दी. चलो देखते हैं बर्डिंग की वीडियो, देखते हैं बर्डिंग कैसे होती है ईस्ट में. तो एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो बर्डिंग की वीडियो पेश की जाए. You're counting down the second. Film series was made possible by The preservation of the developmental biology film series was made possible by generous contributions from Distinguished University Professor of Geosciences Lynn Margulis, Terrence Malick, Chelsea Green Publishing. कुछ इस तरह से बर्डिंग हो रही है ईस्ट में. एक बर्ड के ऊपर एक और बर्ड आ रही है, इस तरह से दिख रहा है यहाँ पर. देखियो यहाँ देखो, फिर एक बर्ड के ऊपर एक और बर्ड आ जाएगी, फिर उसके बाद ऊपर एक और बर्ड आ जाएगी, और फिर ये बाद में सबके सब डिटैच हो जाती है. देखो यहाँ, देखो यहाँ, एक बर्ड के ऊपर एक और बर्ड आ गई, उसके ऊपर एक और बर्ड आ गई, और ये प्रोसेस कुछ इस तरह से कंटिन्यूस करता है. उसको बहुत फास्ट किया गया है इस प्रोसेस को.
ये उसी से जुड़ जाएगी, अब मुझे लग रहा है उससे एक और जुड़ गई। दिख रहा है आपको कैसे हो रहा है? यस सर। यस सर। तो इस तरह से जो बडिंग होती है, बडिंग के जो सेल्स होते हैं वो इस तरह से अलग हो जाते हैं और वो डी अटैच हो जाते हैं। समझ आया? चलो अब हम लोग आगे चलते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारे पास बडिंग इन ईस्ट। उसके बाद आएगा हमारे पास, दैट वुड बी दी स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में कैसे होता है कि जो स्पोर फॉर्मेशन है ना, तो यहाँ पर एक जो ब्रेड मोल्ड होती है ना स्पोर फॉर्मेशन में, तो स्पोर्स के ऊपर ना ऐसे स्पोर्स फॉर्मेशन भी एक तरह का मतलब प्रोसेस होता है जिसमें स्पोर्स के थ्रू, स्पोर क्या है पहले मैं समझा देता हूँ। स्पोर एक छोटा सा माइन्यूट प्रोपेग्यूल होता है, कैप्सूल भी बोल सकते हो आप इसको या प्रोपेग्यूल भी बोल सकते हो, जिसके पास कैपेबिलिटी होती है टू गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, यानी वो नए इंडिविजुअल को गिव राइज कर सकता है, यानी दे सकता है, नए इंडिविजुअल वहां से बन सकते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर फॉर्मेशन, यानी हम लोग बोलेंगे, यानी उसको स्पोर बोलते हैं और वो स्पोर के पास कैपेबिलिटी होती है। तो आपने देखा होगा कि ब्रेड जो होती है, ब्रेड के ऊपर आपने देखा होगा, अगर हम लोग बहुत दिन तक ब्रेड को नहीं खाते तो उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ इस तरह सा अजीब सा काही सी बोलते हैं फंगस डेवलप हो जाता है। देखा कभी? अनयूज ब्रेड को अगर हम 1-2 दिन रख देते हैं बाहर एनवायरमेंट में, तो उस पर थोड़ा सा मॉइस्चर अगर हो तो वो ग्रीन ग्रीन कलर का हो जाता है। देखा है कभी आपने ब्रेड? तो वो जो ब्रेड के ऊपर होता है ना, तो वो एक फंगस डेवलप हो जाता है जिसको हम लोग राइजोपस बोलते हैं। राइजोपस एक फंगस है, फंजाई है, जो इस तरह का होता है, कुछ इस तरह से। अगर आप उसको जूम करके देखोगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा। उसके अंदर कुछ इस तरह के ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं ऊपर, जिसको हम लोग बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग स्पोरेंजियम बोलते हैं। और जो ये रेड कलर के होते, वो सॉरी, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं हाइफी। तो ये जो हाइफी है, इसके ऊपर क्या हो जाता है? डेवलप होता है स्पोर, स्पोरेंजियम सॉरी, और विद इन द स्पोरेंजियम बहुत सारे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर क्या है? एक माइन्यूट प्रोपोग्यूल है जो सेवरल टाइम्स स्पोरेंजियम के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है, और फिर हर एक न्यूक्लियस थोड़ा सा साइटोप्लाज्म लेकर के एक क्या बना देता है? एक स्पोर बनाता है। क्या बना देता है? एक स्पोर। और जो स्पोर होता है वो कैपेबल होता है एक एक नए फंजाई को गिव राइज करने में। ये अब ये होता कैसे कि जब तक ये फेवरेबल कंडीशन रहती है, अनफेवरेबल कंडीशन रहती है, तो ये अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डिवाइड करता रहता है। several time it divides, and when the favorable condition arises it get burst and these spores are scattered everywhere and will give rise to new fungus. So this is another method of asexual mode of reproduction, generally happen in fungi and bacteria के अंदर generally होता है। In fungi like rhizopus, a bulb like structure called a bulb like structure is formed, जिसको हम लोग बोलते हैं sporangium, अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो न्यूक्लियस डिवाइड करता है बहुत बार न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो बेटा क्या होता है बोलो? सेवरल टाइम विद इन द स्पोरेंजियम एंड कलेक्ट साइटोप्लाज्म। बहुत बार जो स्पोर्स का जो न्यूक्लियस है, यानी स्पोरेंजियम के अंदर न्यूक्लियस जो होता है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में बहुत बार डिवाइड करता है और फिर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म कलेक्ट कर लेता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि स्पोर की फॉर्मेशन हो जाती है, और स्पोर जब ये फेवरेबल कंडीशन आती है तो स्पोरेंजियम बर्स्ट कर जाएगा। The sporangium collects cytoplasm to form a spore, and when the favorable condition arises, the sporangium get burst and the spores are scattered everywhere, which result in the formation of new हम बोलेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म ऑन जर्मिनेशन, जिसकी वजह से जर्मिनेशन पर नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। समझ आया? समझ आया आपको? बोलिए। यस सर। यस सर। यस सर। इसको भी हम लोग देखते हैं वीडियोस में कि किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है और वो किस तरह से हमें हेल्प करता है स्पोर फॉर्मेशन में। ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं।
आपको क्या लगता है कि कौन से प्लांट्स ये कर सकते हैं? अगर स्पोर्स को रिप्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है तो इन स्पोर्स को कौन प्रोड्यूस करता है? खैर, यहाँ कुछ सिंपल मल्टीसेल्यूलर प्लांट्स हैं जिनके पास रिप्रोडक्शन के लिए जो ऑर्गन्स चाहिए वो होते हैं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। क्या आपने कभी एक ब्रेड के पैकेट को लंबे समय तक छोड़ा है? आप ये जानते हैं ना कि बनने के बाद ब्रेड को कुछ दिनों में खा लेना जरूरी होता है। क्या होगा अगर इसे कुछ दिनों में नहीं खाया जाता है? तो उसके सरफेस पर फंगस की एक लेयर आ जाती है। वो फंगस ब्रेड पर एक ग्रेइश व्हाइट कॉटन के लेयर की जैसी होती है। उसे ब्रेड मोल्ड कहा जाता है। अगर आप इस ग्रोथ को एक माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको ये अमेजिंग स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। ये एक टिपिकल फंगल बॉडी का रिप्रेजेंटेटिव इमेज है। अब इसमें ये रूट्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को माइसीलियम कहते हैं। ये संपूर्ण माइसीलियम हाइफे नाम के इन छोटे स्ट्रक्चर्स से बना होता है। और क्या आप इस सिंगल स्टॉक जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को देख सकते हैं? ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजियोफोर कहलाता है और इस पर बैठे इस बैग जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर को हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इस बैग में स्पोर्स होते हैं जो मैच्योर होने पर बाहर निकलकर किसी होस्ट बॉडी पर सेटल हो जाते हैं और वहीं पे नए फंगस उगते हैं। और क्या आप हमें बता सकते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होता है? स्पोरेंजिया में बहुत छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स को सुरक्षित रखने के लिए इस ब्लॉब की दीवारें मोटी होती हैं और ये इन्हें किसी भी तरह के नुकसान से बचाती है। कुछ दिनों बाद जब ब्लॉब मैच्योर हो जाता है और स्पोर्स बिखर जाते हैं, इसे स्पोर्स का सेल्फ डिस्पर्सल कहते हैं। जैसे ही एक बार ये ब्रेड के सरफेस पर गिर जाता है तो ये माइटोसिस से मल्टीप्लाई होते हैं और एक नया राइजोपस बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि ब्रेड को इस केस में क्या कहा जाता है? इसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। और इसका क्या मतलब है? एक ऐसा बेस जिस पर ऑर्गेनिजम्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट लेते हैं उसे सबस्ट्रेटम कहा जाता है। जो हमने अभी पढ़ा वो स्पोर्स द्वारा रिप्रोडक्शन का एक एसेक्सुअल मेथड है। समझ आया? You got it? कि किस तरह से होते हैं? यस सर। Yes, sir. ओके Yes, sir. ओके बेटा, तो ये इस तरह से हम लोगों ने कि राइजोपस के ऊपर ये ब्रेड मोल्ड होता है जिसकी वजह से ये इस तरह सा ये जब स्कैटर कर जाते हैं तो हमें नया फंजाई मिल जाता है। स्पोर्स के पास कैपेबिलिटी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है एक नया टॉपिक, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होता है बेटा? रीजनरेशन, अरे यार टाइम हो गया ना, चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है? रीजनरेशन एंड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, दैट वी गोइंग टू स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, चलो, थैंक यू सर। Thank you. सर। most